की, तो लोगों की एक प्रवृत्ति होती है ईगो 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 पड़े रहना। तो मैं आज हम इसी संदर्भ में एक बात बोलने जा रहा हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को फायदा क्या है। तो देखिए, इसमें हम लोग का देश का एक फायदा है कि डिप्लोमेसी स्तर पर देखा जाए तो हम लोग का किसी से दुश्मनी नहीं है, रूस से भी संबंध अच्छे हैं, नाटो देशों से भी संबंध अच्छे हैं। लेकिन किसानों के हित में एक फायदा देखा गया कि हम लोग का देश में किसानों को और हमारे देश के अर्थ में काफी वृद्धि होगी। जैसे देखिए क्या है, देखा गया कि विश्व में प्राय कि 28% जो गेहूं है ना, वो रूस और यूक्रेन के पास से जाता था, विश्व को सप्लाई जाता था, जिसमें कि हम लोग का देश का महज 1% भाग होता था। लेकिन आज की समस्या क्या हुई है कि रूस और यूक्रेन में फसल पक गए हैं, लेकिन वार के कारण सभी की सभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। यानी कि वर्ल्ड का देखा जाए तो बास्केट है, ब्रेड का बास्केट ये दोनों देश था फिलहाल। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर इतनी न ज्यादा प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पर विश्व को खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया है। और खाद्यान्न के संकट में क्या है कि भारत का योगदान इसमें काफी कुछ बढ़ गया है। अरे मान लीजिए कि आप पैसा नहीं ना खाइएगा, ईंट पत्थर नहीं ना खाइएगा, खाइएगा तो गेहूं अनाज यही सब ना खाइएगा। और गेहूं और सभी पौधों पर तो डिपेंड है, और सब एनिमल्स जैसे चिकन है, फल है, ये सब किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। तो जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ये आपको मिलेंगे कहाँ से? जैसे आप देखिए, आप लोग की श्रीलंका में क्या हाल है, 1 करोड़पति का हाल भारत के 100 रुपये के बराबर है, सोचिए। तो ये क्या है, एक स्थिति है जो बिना न समझे लोगों के लिए मूर्खता की बात है। और रूस यूक्रेन का जो युद्ध क्या है, एक तरह से देखा जाए तो पागलपन का वार है। एक बात सोचिए कि यदि हमारे विचार से पूरा वर्ल्ड में यदि धर्म नहीं बटा होता और लोगों के विचार अलग नहीं बांटे हो गए होते, तो शायद पूरे विश्व में इतनी अशांतियां भी न होती। लेकिन पता नहीं क्या ये धर्म बांट दिया गया, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उसके बाद से क्षेत्रीय अखंडता, ये लोगों को एक ऐसे खतरा की तरफ धकेलती जा रही है जहां से हम लोग को उबर पाना मुश्किल है। अब आप देखिए कि गेहूं के बारे में मैंने आपको बताया कि 28% के आसपास पूरे विश्व को गेहूं का निर्यात करने वाला देश रूस यूक्रेन है। और उस समय मात्र इंडिया का इसमें हिस्सेदारी है 1%, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा देना के बराबर ये हुई है। अब हमें देखना है कि भारत का योगदान मैंने बता दिया कि 1% था। हम लोग देश में लास्ट फरवरी तक जो फसल नहीं काटी थी, उस समय तक गेहूं का हम लोग का स्टॉक था, हम लोग देश में 2.82 करोड़ टन स्टॉक था। और उसके बाद से जब हम लोग मार्च के बाद से जब फसल कटने लगी, तो अभी फिलहाल हम लोग देश में 11 करोड़ 13 लाख टन गेहूं का हम लोग के पास स्टॉक है। यानी कि काफी मात्रा में स्टॉक है, जो कि हम लोग पूरे विश्व को भी कुछ दिनों तक खिला सकते हैं, और अपना देश का तो खिलाते ही हैं। लेकिन एक बात हमें ये कहना है कि एक तरफ से तो किसानों की, देश की आय की तो काफी फायदा होगी, लेकिन इससे जो संबंधित जो प्रोडक्ट है जैसे जौ, बाली, मैगी, इसकी मात्रा यानी इसकी दाम बढ़ रही है, क्योंकि रूस के इस युद्ध में उलझने के कारण कच्चे तेल का जो दाम बढ़ा है, ये एक तरफ से हम लोग को प्रभावित किया है। तो एक तरफ से तो हम लोग क्या है कि आगे बढ़ रहे हैं, फायदे में है, बट कुछ हम लोग का इधर देखा जा रहा है तो नेगेटिव में भी हम लोग का है, क्योंकि कुछ ढुलाई का माल महंगा हो जाने के कारण हम लोग का दामों में भी वृद्धि हुई है। और देखा गया है कि हम लोग का देश में गेहूं में 2200 से लेकर के 3000 रुपया प्रति क्विंटल की रफ्तार पकड़ ली है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो प्रत्येक दिन लगभग 2 लाख टन गेहूं विदेशों को आयात कर रहा है। तो कुछ समस्याएं हम लोग यही बताया जा रहा है कि ऐसे उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार देखा गया कि इस बार हम लोग का ये जो रोटी का जो डिमांड है विश्व में बढ़ी है, और हम लोग सपेरों के देश से उठते हुए विश्व के लिए हम लोग ब्रेड बास्केट तैयार कर चुके हैं। क्योंकि अब उभरना रूस और यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं है, कुछ दिन तो लगेगा ही लगेगा, तब तक हमारे देश की छवि इसमें बन सकती है। तो हम यही बताने जा रहे हैं कि हम लोग का देश का जो ये इमेज बना, ये इमेज बनने का एक टाइमिंग है, और हम लोग का देश का इमेज इतना अच्छा बन जाए ताकि आने वाले विश्व में हम लोग भी इसके उत्पादन में अग्रणी रहें और हमारे किसान इससे खुशहाल रहें, देश भी आगे बढ़ता जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।